Okay, welcome you all. So today we are going to discuss. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 2019 का जो अभी पेपर हुआ है कल, उसमें हम पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं. तो टोटल 50 क्वेश्चन है एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, द डिजाइन ऑफ विंड डिपेंड्स अपॉन. डिजाइन विंड डिपेंड्स अपॉन. तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, risk coefficient, and D, all of the above. तो डिजाइन विंड स्पीड का पहले जरूरत कहां पे पड़ता है? जब भी हम कोई भी रूफ का डिजाइन करते हैं तो उस केस में अपने को डिजाइन विंड स्पीड का यूज होता है. जैसे कि जो इसका डिजाइन विंड स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3. यहां पे आपका जो VB है यह है बेसिक मैक्सिमम विंड स्पीड, बेसिक मैक्सिमम विंड स्पीड. ठीक है. K1 K2 K3 जो है फैक्टर है और इन तीनों फैक्टर का एक अलग अलग नेम असाइन, लाइक K1 इक्वल टू योर रिस्क फैक्टर, और यू कैन से इट इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर. सिमिलरली K2 इक्वल टू योर टेरेन फैक्टर. ठीक है. जो टेरेन फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है? तो टेरेन फैक्टर का मतलब हो गया जो आपका हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है, या फिर जो नेचर ऑफ द ट्रेन है, या फिर आप बोल सकते हो जो आपका शेप ऑफ द स्ट्रक्चर कैसा है, शेप ऑफ स्ट्रक्चर. तो इसलिए इसको हम शेप फैक्टर भी बोल देते हैं. शेप फैक्टर भी आप बोल सकते हैं इसको. K3 जो आपका हो जाता है वो होता है टोपोग्राफी फैक्टर. तो जब भी हम डिजाइन विंड स्पीड निकालते हैं, डिजाइन विंड स्पीड, तो दैट इज नथिंग बट योर बेसिक मैक्सिमम विंड स्पीड मल्टीप्लाई बाय दीज 3 फैक्टर. सो फर्स्ट वन इज योर रिस्क फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, सेकेंड वन इज योर टेरेन फैक्टर, and third one is your topography factor. Okay, so now what should be the answer of this? Okay, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, डिजाइन विंड स्पीड पूछा था, डिपेंड्स अपॉन, तो यहां पे तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा. क्या क्या? टोपोग्राफी फैक्टर ऑफ द एरिया, टोपोग्राफी फैक्टर तो है, ठीक है, K3, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, देन साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, यस, दैट इज द शेप फैक्टर, रिस्क कोएफिशिएंट, that means the risk factor. So the answer will be D, all the above. मतलब ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है डिजाइन विंड स्पीड. नाउ डिजाइन विंड स्पीड का जरूरत कहां पे पड़ता है? जब भी हमारा रूफ का डिजाइन करते हैं जहां पे आपका विंड जो है डोमिनेंट होगा, जहां पे विंड का प्रेशर, तो उस विंड का प्रेशर निकालने के लिए अपने को पहले डिजाइन विंड स्पीड चाहिए. ठीक है. जब आपको डिजाइन विंड स्पीड मिल जाएगा तो वहां पे उसके बाद आप जो है डिजाइन विंड प्रेशर निकाल सकते हैं, और वो होता क्या है? 0.6 टाइम्स ऑफ डिजाइन विंड स्पीड का होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, कोई नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो डिजाइन विंड प्रेशर इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ VD स्क्वायर. ओके, चलिए. सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा? D.
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड। एक स्टील प्लेट है, वो उसका विड्थ कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। ओके, एंड 10 mm इज थिक। चलिए देख लेते हैं कैसा, ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज ये एक स्टील प्लेट है। ओके, इसका विड्थ कितना दिया हुआ आपको, विड्थ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर वाइड। 30 सेंटीमीटर दैट मीन्स 300 मिलीमीटर, राइट। एंड द थिकनेस इज हाउ मच गिवन, इट्स 10 मिलीमीटर। ओके, इफ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल इज 20 मिलीमीटर। यहां पे एक चीज ध्यान देने की बात है, यहां पे बोल्ट का डायमीटर नहीं दिया आपको, बोल्ट होल का दे दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना यहां पे, ठीक है। मतलब आपको यदि बोल्ट का दायर दिया हुआ रहता तो बोल्ट होल का निकालना पड़ता, बट यहां पे बोल्ट होल का ही दिया हुआ है, तो अपने को इंक्रीज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये प्लेट है और यहां पे आपको सपोज बोल्टिंग किया हुआ है, ये बोल्ट होल है, और इसका डाया कितना दिया हुआ आपको 20 मिलीमीटर, ठीक है। तो इफेक्टिव विड्थ जब हम निकालते हैं बी इफेक्टिव, तो इस विड्थ में से इस डाया को माइनस कर दीजिए और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 300 माइनस 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ जाएगा 2800 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे तो एक बोल्ट है, सपोज इस लाइन में 2 या 3 बोल्ट होता एक साथ, तब कैसे निकालते? सपोज कीजिए देयर आर 2 नंबर ऑफ बोल्ट, देन बी इफेक्टिव का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो आपका विड्थ है बी माइनस एन टाइम्स ऑफ डाया ऑफ द होल मल्टीप्लाई विद द थिकनेस। जितने नंबर ऑफ होल है, बोल्ट होल है, उतना माइनस कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इफेक्टिव विड्थ पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहां पे आपको पूछा क्या था, इफ द डायमीटर ऑफ द नेट सेक्शन एरिया, सॉरी दिस इज द नेट सेक्शनल एरिया, दिस इज योर इफेक्टिव विड्थ, ठीक है। इफेक्टिव विड्थ कैसे निकालते हैं हम, विड्थ में से जितना डाया उसको माइनस कीजिए, इफेक्टिव विड्थ मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस, यू विल गेट अ नेट सेक्शन एरिया। उसी तरह से यहां पे भी नेट सेक्शन एरिया कैसे निकालते हैं हम, इफेक्टिव विड्थ निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस, यू विल गेट द ए नेट। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2800, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका एक इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा आपका, द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट। गसेट प्लेट का जो थिकनेस है उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका स्टील का पुराना वाला कोड है उससे, IS 800 1984, रिसेंट वाले कोड से में कोई भी थिकनेस के लिए ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। तो जनरली जो है हम थिकनेस का, जो गसेट प्लेट का मिनिमम थिकनेस लेते हैं वो 6 मिलीमीटर ले सकते हैं आप। गसेट प्लेट का मिनिमम थिकनेस 6 मिलीमीटर ले सकते हैं। तो ये एक डाटाबेस, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका पूछा है, ये बोला है ए बीम फिक्स्ड एट द एंड्स। तो चलिए दोनों साइड से फिक्स करके एक बीम बनाते हैं, ठीक है। एंड सब्जेक्टेड टू लैटरल लोड्स ओनली, लैटरल लोड्स ओनली, यही है ये जो है ना लैटरल लोड्स ओनली। ये यदि आप सही से नहीं एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, लैटरल लोड्स ओनली। लैटरल मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल, मतलब सपोज ये सब एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो लोड किस में लग रहा है, जेड में, एक्स जेड प्लेन में लोड लग, एक्स जेड प्लेन में, ये लैटरल लोड्स, ठीक है।
तो यहां पे लैटरल लोड्स लग रहा है, यहां पे वर्टिकल लोड नहीं लग रहा है, ट्रांसवर्स लोड नहीं लग रहा है, ठीक है, लैटरल लोड्स लग रहा है यहां पे। तो पूछा इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट तो है, बट उसका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितना है ये बताइए आप। तो जब भी लैटरल लोड्स लग रहा है, तो ये फिक्स बीम पे लैटरल लोड्स लग रहा है, तो इसमें क्या क्या रिएक्शन डेवलप हो सकता है? हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब इधर से ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल, यदि आप इमेजिन कर पा रहे हैं। चलिए इसको 3D टाइप में थोड़ा बना के देखते हैं, 3D में देख लीजिए इसको। तो देखिए ये फिक्स्ड बीम है, इस पे इधर से सपोज कीजिए लैटरल लोड्स लग रहा है P, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए, लोड को रेजिस्ट करने के लिए कैसे आएगा? तो हॉरिजॉन्टल यहां पे डेवलप होगा एक रिएक्शन, यहां पे भी हॉरिजॉन्टल डेवलप होगा और मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द रिएक्शंस ओनली जो कि जनरेट होगा। क्या क्या हो सकता है? ये सपोज ए है, बी है, HA HB MA MB, ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहां पे? आप यदि यहां पे आइडेंटिफाई कर पाए तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? अननोन्स 4 है, दीज टू HA HB MA एंड MB 4। कौन सब? HA HB MA एंड MB, ये है 4 अननोन्स। अपने पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना ही? इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट मींस स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसमें से ओनली समेशन ऑफ Fz इक्वल टू 0 एंड नेट मोमेंट इक्वल टू 0, यही दोनों का यूज आप कर पाइएगा, ठीक है। Fz क्यों लिखा हूं? क्योंकि सपोज कीजिए ये x है, ये y है और इसको मैं z ले रहा हूं, ठीक है। तो z के डायरेक्शन में समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? z में, एंड मोमेंट। तो यही दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूजफुल है अपने लिए। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है 2, नंबर ऑफ अननोन्स है 4, तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितना हो जाएगा? 4 - 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो आंसर जो है इसका आपका 2 हो जाएगा। ये जब लैटरल लोड्स ओनली नहीं लिखा हुआ रहता क्वेश्चन में तो इसका आंसर होता 3, ठीक है। क्योंकि यहां पे लैटरल लोड्स लिखा हुआ है, ओनली हॉरिजॉन्टल लोड्स लग रहा है, तो इसलिए जो है आपका नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक तो यूजफुल ओनली 2 होगा एंड यहां पे भी रिएक्शन में 4 आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये क्वेश्चन है स्ट्रक्चर से और उसमें भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था इन्फ्लुएंस लाइन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इन्फ्लुएंस लाइन आपका किसका पूछ रहा है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, राइट, इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जब आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाइएगा तो उसका शेप कैसा आएगा? इरेगुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर या पैराबोलिक? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप पहले नहीं किए हैं तो देख लीजिए, कमेंट करके बताइएगा जो आपका आंसर क्या, आप आंसर इसमें टिक किए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेंथ L है, तो एक यूनिट लोड लेते हैं अपन, यूनिट लोड लेते हैं और ये मूव कर रहा है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा क्या कहां पे होता है? अंडर द लोड। जहां पे लोड है उसी के नीचे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम और कोई भी लोड है कंसंट्रेटेड लोड, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे होगा? अंडर द
लोड। ठीक है, सपोज कीजिए अभी ये लोड यहां पे है, यूनिट लोड, और ये मूव हो रहा है। नो एट दैट मोमेंट, अभी इस मोमेंट में ये लोड कहां पे है, यहां पे, यहां से x डिस्टेंस पे, और इधर से कितना है L माइनस एक्स। ठीक है, अपने को एक चीज पता है, याद रखिएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे होगा, अंडर द लोड। लिख देता हूं यहां पे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज अकर under the load in case of simply supported beam with concentrated load, ओके। तो अपन यदि यहां पे बेंडिंग मोमेंट निकाल ले, क्या आएगा, तो बेंडिंग मोमेंट इस लोकेशन पे निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, रिएक्शन। सपोज ये ए है, बी है, तो आर ए एंड आर बी कितना आएगा, आर ए का वैल्यू आ जाएगा एल माइनस एक्स बाई एल, निकाल लीजिएगा, एंड आर बी इधर का ये डिस्टेंस देखिए एक्स डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 1, फिर मोमेंट किसी एक के अबाउट 0 कर दीजिएगा, आर ए एंड आर बी पता चल जाएगा। तो अब मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं आपको ये निकालने आता है, तो आर ए एंड आर बी पता चल गया। अब अपने को पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पे होगा सी के नीचे, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इक्वल टू सी पे निकाल दें हम, मैक्सिमम एट सी कहां पे होगा, सी पे, क्या लिखेंगे, एल माइनस एक्स बाई एल, रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, तो क्या आ जाएगा, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल। देखिए इसका नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, यहां पे पावर एक्स का पावर कितना है 2, तो ये इक्वेशन कैसा है आपका, पैराबोलिक, पैराबोलिक। ठीक है, तो जब हम आईएलडी बनाएंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, तो कैसा आएगा, पैराबोलिक शेप आएगा। तो आंसर क्या होगा यहां पे, डी, पैराबोलिक। ओके, यहां से आप यदि इसको ड्रॉ कीजिएगा तो मैक्स आईएलडी कैसा बनेगा, आईएलडी जो आपका समथिंग ऐसा बनेगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे यहां पे पुट कीजिए, x इक्वल टू 0 पे 0, x इक्वल टू एल पे भी 0, मैक्सिमम मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, आप फिक्स्ड बीम, एक फिक्स बीम है, देख सकते हैं, ऑफ ए स्पान एल, इसका लेंथ कितना है, एल है, इज सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट एम, इस फिक्स बीम पे एक मोमेंट लग रहा है एम एट द सेंटर, एल बाई 2 पे, दोनों साइड से एल बाई 2 पे। ठीक है, सेंटर में लग रहा है। द फिक्स्ड एंड मोमेंट इज, तो आपसे पूछा फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होगा, जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो कितना डेवलप होगा। ठीक है, तो इस केस में जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होता है, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट बीम है, याद रखिए ये एक इनडिटर्मिनेट बीम है, तो इसको ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, एग्जाम के लिए बेटर है ये याद रख लीजिएगा, ये सब रिएक्शंस का वैल्यू। तो यहां पे सपोज m लग रहा है मिड में जब m लग रहा है फिक्स एंड बीम में, तो दोनों एंड पे देखिए, एंड ए एंड एंड बी, दोनों एंड पे मोमेंट डेवलप होगा, एम ए एंड एम बी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जिस डायरेक्शन में m लग रहा है क्लॉकवाइज, सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ये दोनों भी डेवलप होता है। ये क्लॉकवाइज है तो एम ए भी क्लॉकवाइज एंड एम बी भी क्लॉकवाइज, और एम ए का वैल्यू हो जाता है m/4 और एम बी का भी वैल्यू m/4। ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, m/4। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, m/4। नाउ सपोज कीजिए यदि आपसे पूछता जो ये रिएक्शन कितना आएगा, आर ए एंड आर बी पे
वर्टिकल रिएक्शन कितना आएगा। ठीक है, इस बीम को यदि आप अच्छे से देखिएगा तो यहां पे आपको ये एक क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये एक क्लॉकवाइज, ये एक क्लॉकवाइज, तो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है इस बीम में? टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट कितना लग रहा है यदि देखिएगा तो m प्लस m बाई 4 प्लस m बाई 4 मतलब 3m बाई 2, 3m बाई 2। तो नेट कोई भी बीम पे नेट मोमेंट होना चाहिए 0, बट अभी तो ये 0 नहीं है, तो यहां पे जो वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा वो इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन मोमेंट को बैलेंस कब कर सकता है? जब वो एक कपल जनरेट करे। रिएक्शन जब कपल जनरेट करेगा तभी तो मोमेंट को बैलेंस कर पाएगा। तो रिएक्शन हम इन दोनों सपोर्ट को इस तरह से लगाएंगे जिससे कि वो एक कपल जनरेट करे, और किस डायरेक्शन में? इसके अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए यहां पे मैं ऐसे आरबी, यहां पे ऐसे डाउनवर्ड। अब देखिए इन दोनों को ऐसे घुमाइए तो ये कैसा देगा? एक एंटी क्लॉकवाइज। और वैल्यू क्या होना चाहिए? जो ये वैल्यू है 3m बाई 2, L से डिवाइड कर दीजिए, 3m बाई 2L। ठीक है, तो एक तरह से आपने कपल जनरेट किया जो कि इस मोमेंट को बैलेंस करेगा। कपल क्या होता है? दो फोर्स यदि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये दो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट, एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक मोमेंट जनरेट करेगा। कैसा मोमेंट जनरेट करेगा? इसे ऐसे देखिए, कैसा दिख रहा है डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज यहां पे। ठीक है, और वो मोमेंट का वैल्यू कितना होगा? जो भी फोर्स है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है F इंटू एल, उसी कॉन्सेप्ट से RA एंड RB निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3m बाई 12। तो सपोज कीजिए क्वेश्चन में यदि आपसे रिएक्शन पूछता कितना डेवलप होगा A एंड B पे, तो 3m बाई 12, 3m बाई 12, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड। ओके, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉइल मैकेनिक्स से है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड क्या है? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी, आपको पता है सॉइल जो है जनरली उसमें क्या क्या रहता है? सॉइल सॉलिड, वाटर एंड एयर। ठीक है, तो सॉइल को हम क्या क्या हो सकता है पॉसिबल उसमें? सॉलिड, वाटर एंड एयर। ठीक है, ठीक है, कोई भी सॉइल है तो ओके। तो इसको हम यदि फेज डायग्राम बनाए, क्या? फेज डायग्राम, बस दिखाने के लिए अलग अलग दिखाएंगे, सॉलिड को अलग, वाटर को अलग, एयर को अलग। ठीक है, ऐसे करके हम दिखा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फेज डायग्राम, अलग अलग फेज दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपका सॉइल में ये तीनों है, सॉलिड भी है, वाटर भी है, एयर भी है। सॉइल में तीनों है, क्या है? सॉलिड भी है, सॉइल सॉलिड, वाटर भी है, एयर भी है। ठीक है, यहां पे कितना फेज है? एक सॉलिड फेज है, एक लिक्विड फेज है, एक एयर फेज है, 3 फेज है। तो जब ये तीनों होता है तो इसको बोलते हैं हम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, तीनों फेज है। अब इसको यदि फेज डायग्राम से दिखाते, फेज डायग्राम क्या है? इट इज नथिंग बट ये जो तीनों फेज है ना उसको अलग अलग दिखा दीजिए यहां पे। तो सॉलिड को हम दिखा दिया, वाटर को, एयर को। ठीक है, तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जो है उसमें तीनों फेज होता है। इट इज अ 3 फेज डायग्राम in which solid, water and air, all the 3 phase will be present. यह है आपका 3 फेज डायग्राम। अब जो है इसके साथ साथ 2 और ऑप्शन हो सकता है, क्या? देखिए, या तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है
सॉलिड, वाटर, एयर तीनों है। अब यहां पे हम ऐसा हो सकता है सॉलिड हो प्लस वाटर हो ओनली, एयर है ही नहीं। जो भी एयर है वो सारे, जो एयर का वॉइड था उसमें भी वाटर फिल हो गया है। तो इस फेज को क्या बोलते हैं आप? सैचुरेटेड। इस सॉइल को क्या बोलते हैं आप? सैचुरेटेड सॉइल। तो यहां पे कितना फेज है? 2 है। कौन कौन सा? सॉलिड एंड वाटर, सॉलिड एंड वाटर। सो इट इज अ 2 फेज सिस्टम। ठीक है, 2 फेज सिस्टम। और क्या हो सकता है आपका? सॉलिड हो एंड एयर हो। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल हो एंड एयर हो, वाटर है ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा टाइप का सॉइल? ड्राई सॉइल। आपका सॉइल कैसा है? ड्राई है। ठीक है, तो इसका यदि फेज डायग्राम बनाइएगा तो कैसा आएगा? सॉलिड एंड एयर, 2 फेज। ये भी 2 फेज हो गया। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है जो एयर है एंड वाटर है, ऐसा कॉम्बिनेशन? ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। सॉइल होगा तो सॉलिड होगा तभी ना सॉइल होगा, है? बिना सॉलिड का कैसे सॉइल बनेगा? ठीक है, चलिए, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा था? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। दे आर आस्किंग टू यू फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ये है सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, इट इज अ 2 फेज सॉलिड एंड वाटर। सो इट इज अ 2 फेज सिस्टम with solid and water. So answer will be D is your correct answer. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ आपको, इफ द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट Cu इक्वल टू 4। सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट आपको दिया हुआ कितना? 4, एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर Cc 1 दिया हुआ है। ठीक है, फॉर ए सॉइल, देन D30/D10 आपसे पूछा क्या है? D30/D10 का वैल्यू बताइए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो Cu का फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ Cu का फॉर्मूला क्या होता है? D60/D10। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? D60/D10। एंड Cc का क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर D30 होल स्क्वायर बाय D60 इंटू D10। ठीक है, अब अपने से पूछा क्या? D30/D10 वैल्यू पुट कीजिए, रीअरेंज कीजिए, आ जाएगा। Cu कितना दिया हुआ? 4 इक्वल टू D60/D10। दैट मीन्स योर D60 इक्वल टू हाउ मच? 4 टाइम्स ऑफ D10। इसको उठा के यहां पे पुट कीजिए। Cc कितना दिया हुआ है? 1 इक्वल टू D30 होल स्क्वायर, D60 का वैल्यू यहां से ले लेते हैं अपन, D10 इंटू D10। सो 1 इक्वल टू, या 4 को इधर ले आइए, 4 इक्वल टू D30/D10 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से D30/D10 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, सो आंसर विल बी ए। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, ये दिया हुआ, द वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है VV, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल है, दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। देन द वैल्यूज ऑफ पोरोसिटी, आपसे क्या पूछा? पोरोसिटी का वैल्यू बताइए एंड वॉइड रेशियो का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो का वैल्यू पूछा है, समझ पा रहे हैं? वॉइड रेशियो यदि निकाला जाए, क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? 1। पोरोसिटी यदि निकालिएगा
तो पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी E/1 प्लस ई कर सकते हैं, तो यहां से निकल जाएगा 1/1 + 1 इक्वल टू 0.5। पहले क्या पूछा है आपसे? पहले पूछा है पोरोसिटी, तो पोरोसिटी का वैल्यू कितना है? 0.5 ये। उसके बाद पूछा आपसे वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो कितना आया? 1। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, आपको यदि ये फॉर्मूला याद नहीं है उसके बिना भी निकाल सकते हैं। कैसे? पोरोसिटी क्या होता है वैसे? पोरोसिटी होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, एंड टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, यही होता है टोटल वॉल्यूम। हम दोनों बराबर है तो हम लिख दे ट्वाइस ऑफ वी, ट्वाइस ऑफ VS या VB, जो भी लिखना है लिख दीजिए, वहां से भी निकाल लीजिए। VB डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ VS, दोनों VB एंड VS सेम है तो 1/2 इक्वल टू 0.5। तो आपको ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, डायरेक्ट निकालिए, नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सबने किया ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, देखिए ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर है फॉर ए पाइपिंग फेनोमिना। पाइपिंग फेनोमिना में अगर पाइपिंग फेनोमिना डेवलप होने के लिए टू अकर इन सॉइल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इज। ठीक है, तो पाइपिंग फेनोमेना, पहले पाइपिंग क्या होता है? पाइपिंग ऐसा है, सपोज कीजिए ये आपका कोई भी डैम है या कुछ है, डैम है सपोज कीजिए, और इधर जो है वाटर। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, क्योंकि हेड डिफरेंस हो गया, इधर वाटर नहीं है, इधर वाटर का हाइट इतना है, हेड डिफरेंस हो गया, तो क्या वाटर जो है यहां से सॉइल को बाहर निकालते हुए इधर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पाइपिंग फेनोमेना। तो यहां से क्या होता है, एक पाइप टाइप का, मतलब सॉइल जो है यहां से खाली हो जाता है, फिर वाटर जो है ऐसे सिप करने लगता है, तो इसको बोलते हैं पाइपिंग फेनोमेना। पाइपिंग फेनोमेना होने के लिए क्या होगा, जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस जब जीरो होगा तो यहां से जो है सॉइल जो है ऊपर की ओर मूव कर जाएगा सारा, और ये एक पाइप के फॉर्म में बन जाएगा। ओके, तो जब इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होता है तो वहीं से हम क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है जिसका वैल्यू होता है G-1/1 + E। जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा तब आपका पाइपिंग अकर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो है ये सब कोई वैल्यू दिया नहीं है आपको, तो G का जनरली जो वैल्यू होता है 2.65 और E इक्वल टू 0.6 से 0.7 के बीच में रेंज में होता है सैंड के केस में। ठीक है, तो उसको यदि यहां पे पुट कीजिएगा 2.65 - 1 प्लस एवरेज देखिएगा तो वही 0.65, तो नियर टू 1 आपको मिलेगा। तो जब हम बोल सकते हैं जब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है तब आपका पाइपिंग फेनोमेना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स 1 के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नियरली यूनिटी, देन योर पाइपिंग फेनोमेना विल अकर। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, ये पूछा टाइम फैक्टर फॉर ए क्ले लेयर इज। टाइम फैक्टर, ये क्वेश्चन आपका सॉइल मैकेनिक्स में कंसोलिडेशन चैप्टर से। ठीक है, उसमें आपका टाइम फैक्टर आता है जिसको हम टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है टीवी इक्वल टू CVT/D², जहां पे CV जो है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन,
और जिसका वैल्यू होता है सीबी का के बाय गामा डब्ल्यू इंटू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी एमवी। के क्या हो गया यहां पे? परमिएबिलिटी। के है परमिएबिलिटी ऑफ ए सॉइल, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। गामा डब्ल्यू हो गया यूनिट वेट ऑफ द वाटर, एमवी है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसका ये यूनिट देखिएगा तो यूनिट आता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीबी का कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का यूनिट आता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अपने से क्वेश्चन पूछा टाइम फैक्टर से रिलेटेड, तो सीबी अपने को पता चल गया। टी क्या है? टी है आपका टाइम टू कंसोलिडेट। सपोज 50% कंसोलिडेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, 60% के लिए कितना टाइम, तो टाइम डेज में हो सकता है, ईयर में हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है। डी है आपका ड्रेनेज पाथ। डी क्या है? ड्रेनेज पाथ डिस्टेंस। ओके, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा टाइम फैक्टर से, तो सीवी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं के बाय गामा डब्ल्यू इंटू एम वी टी बाय डी स्क्वायर। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो आपका टीवी है, टीवी वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी। देख सकते हैं यहां पे परमिएबिलिटी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए इसमें ऑप्शन में देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल। ऑप्शन ए तो सही लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द ड्रेनेज डिस्टेंस। टीवी जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द ड्रेनेज पाथ। अब यहां पे स्क्वायर नहीं लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ लिख दिया, स्क्वायर लिखना चाहिए, तो हम इसको गलत एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर। जो ड्रेनेज पाथ होता है, ड्रेनेज पाथ वो तो थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर ही है। ठीक है, तो उस पे तो डिपेंड करता है, तो ये भी गलत है। ओके, लास्ट है टर्म ए डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो इसका यदि आप डायमेंशन चेक कीजिएगा तो मैंने आपको सीवी का तो बता दिया था, यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। टी हो गया सेकेंड एंड डी हो गया मीटर स्क्वायर, तो ऊपर नीचे सब कैंसल हो गया, तो डायमेंशनलेस तो है ये भी। यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी होगा, डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो एक्चुअल में तो ये और ये सही होना चाहिए, डी। बात ये है क्वेश्चन में जो ऑप्शन में और डायमेंशनलेस पेरीमीटर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में जो है आपका और डायमेंशनलेस पेरीमीटर लिखा हुआ है। तो इस यदि जब ये वर्ड पे जाएगा तो पेरीमीटर तो कुछ है नहीं, पैरामीटर होना चाहिए। सपोज आप एज्यूम कर रहे हैं ये पैरामीटर है, तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, ए एंड डी। ठीक है, यदि आप एज्यूम कर रहे हैं ये पैरामीटर नहीं है, पेरीमीटर लिखा हुआ, तो इसको कट कीजिए, आंसर ए इज द करेक्ट। मोस्ट प्रोबेबली इसका दोनों आंसर लेगा, ए एंड डी। जो भी आप मार्क किए होंगे आपको मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, यह है आपका सॉइल मैकेनिक्स से, शियर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर से है और ट्राइक्सियल टेस्ट से रिलेटेड है। इन द कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट, कौन सा टेस्ट है? सीडी टेस्ट के बारे में पूछ रहा है आपसे, कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट। ओके, ऑन ए सैचुरेटेड सॉइल सैंपल। ठीक है, कैसा सैंपल? सैचुरेटेड। पोर वाटर प्रेशर इज 0 ड्यूरिंग। जब हम सीडी टेस्ट करते हैं तो कोई जब भी ट्राइक्सियल टेस्ट किया जाता है तो उस पर लोडिंग जो है 2 स्टेज में लगाया जाता है। पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, इस पे कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं। क्या करते हैं? कन्फाइनिंग, चारों ओर से सेम
कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं सिग्मा सी। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट स्टेज है इसमें बोल रहा है ये कौन सा स्टेज है, सीडी, मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन हो रहा है मतलब इससे वाटर रिलीज हो रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेज जब हम कन्फाइनिंग प्रेशर लगा रहे हैं, चारों ओर से जब आप प्रेशर लगाइएगा तो वाटर जो है रिलीज कर रहा है, यहां से वाटर का रिलीज हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो वाटर रिलीज हो रहा पहले स्टेज में, मतलब कंसोलिडेशन स्टेज में वाटर रिलीज हो रहा है। उसके बाद जब कन्फाइनिंग प्रेशर लगा देते हैं, कन्फाइनिंग प्रेशर के बाद इस पे एक्सियल प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, टेस्ट करते हैं प्रेशर लगा के, जितना लोड ले पाता है उसके बाद वो ब्रेक होकर फेल हो जाता है। तो सेकेंड सीडी टेस्ट है, तो सेकेंड में क्या है, ड्रेन। तो इसमें भी जो है वाटर एलो है, मूवमेंट, वाटर जो है आपका बाहर मूव हो रहा है। तो सेकेंड स्टेज में भी वाटर मूव कर रहा है। तो वाटर यदि मूव कर रहा है तो वाटर में कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो इन द बोथ द स्टेज, बोथ कंसोलिडेशन एज वेल एज शियरिंग स्टेज, सेकेंड स्टेज को हम शियरिंग स्टेज बोलते हैं, जब आप एक्सियल लोड लगाते हैं और एक टाइम के बाद वो शियर ऑफ करके फेल हो जाता है। ठीक है, तो बोथ कंसोलिडेशन एंड शियरिंग स्टेज पोर वाटर प्रेशर विल बी 0। सो बी इज द करेक्ट। ठीक है, बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चल ओके, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा व्हेन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 50%। कंसोलिडेशन चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपका कितना है, 50%। ओके, द टाइम फैक्टर टीवी ये पूछ रहा है कितना होगा। तो टीवी का वैल्यू जो है π/4 इंटू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर। ये होता है जब आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन इक्वल टू 60% होता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस u। ये फॉर्मूला यूज होता है टीवी कैलकुलेट के लिए जब आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ग्रेटर देन 60% होगा। ठीक है, तो अपने को कितना दिया हुआ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, 50%। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो निकाल लीजिए टीवी इक्वल टू π/4 50/100 का होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.196 के आसपास आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा 50% पे कितना होता है वैल्यू। ठीक है, तो 0.196 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 0.2 टीवी का वैल्यू होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है करेक्ट आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, यह है अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्टिंग। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल किसके लिए यूज किया जाता है, कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए, श्रिंकेज लिमिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, हाइड्रोमीटर टेस्ट। देखिए पहले तो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल होता क्या, सॉइल को जब हमें लेबोरेटरी में टेस्ट करना होता है तो हमें सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं फील्ड से, तो सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जब भी हम फील्ड से सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे तो वो आइदर वो अनडिस्टर्ब्ड होगा या फिर डिस्टर्ब्ड सैंपल होगा। ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल हम किसको बोलते हैं, जिसमें कि हम उसके सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहे हैं, मिनरल्स एंड मॉइस्चर कंटेंट को भी चेंज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एज वेल एज मिनरल्स एंड मॉइस्चर कंटेंट, मिनरल एंड मॉइस्चर अनचेंज्ड। तो सॉइल ग्रेन जो है वो जैसे जिस भी वे में ओरिएंटेड है उसको हम चेंज नहीं कर रहे, मतलब स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ओरिएंटेशन में, और मिनरल
एंड मॉइस्चर कंटेंट जो भी है नेचुरल में उतना ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ऐसा यदि आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं जिसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है एंड मिनरल एंड मॉइस्चर में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो हम उसको अनडिस्टर्ब बोलेंगे। ठीक है। यदि ये दोनों में किसी में भी चेंजेस आ जाएगा, सपोज सॉइल का ग्रेन जो है रीओरिएंट हो गया, या फिर उसका मॉइस्चर लॉस हो गया, या मिनरल लॉस हो गया, तो हम उसको अनडिस्टर्ब में नहीं रखेंगे, डिस्टर्ब सैंपल में रखेंगे। अब डिस्टर्ब में भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं डिस्टर्ब को, क्योंकि अनडिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो डिस्टर्ब को हम दो कैटेगरी में रखते हैं। एक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव, एंड दूसरा हो गया नॉन रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ही यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उस सैंपल को बोलेंगे, सॉइल सैंपल को, जिसमें जो ग्रेन जो ओरिएंट है, सॉइल ग्रेन, उसके ओरिएंटेशन में चेंज हो सकता है, बट उसका मिनरल्स एंड मॉइस्चर कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। मिनरल एंड मॉइस्चर नो चेंज। मिनरल एंड मॉइस्चर कंटेंट में कोई चेंज नहीं, बट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के कैटेगरी में रखेंगे। इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ डिस्टर्ब सैंपल। ठीक है। नॉन रिप्रेजेंटेटिव जिसमें सब चेंज हो जाए, मतलब स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाए। इफ द ओरिएंटेशन विल चेंज देन वी विल से इट इज अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव। तो अपने से पूछा था अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल, तो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल जो है अपने को जरूरत पड़ता है किसके लिए? यदि आप कंसोलिडेशन टेस्ट कर रहे हैं, या आप शियर स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब यदि टेस्ट कर रहे हैं तो अपने को अनडिस्टर्ब सैंपल चाहिए। ठीक है। जब भी आप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट करिएगा, या फिर श्रिंकेज लिमिट, जीएसडी टेस्ट कीजिएगा, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर श्रिंकेज लिमिट वगैरह, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल काफी होता है, अपने को अनडिस्टर्ब सैंपल का जरूरत नहीं होता है। ठीक है। बट इफ यू आर गोइंग टू टेस्ट फॉर कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, देन यू शुड हैव अनडिस्टर्ब सैंपल। तो वही क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अनडिस्टर्ब सैंपल किसके लिए यूज होता है? कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका सीट पाइल से क्वेश्चन है। सीट पाइल से पूछा जो डिफ्लेक्टेड शेप सीट पाइल का कैसा होगा इन केस ऑफ ब्रेस्ट कट। जब भी हम डिगिंग करते हैं, सपोज आपको पाइप लेइंग करना है ग्राउंड में, ये ग्राउंड है, इसमें पाइप लेइंग करना, तो आप क्या कीजिएगा? एक ट्रेंच कट कीजिएगा। ठीक है। तो यहां पे हम साइड में सीट पाइल लगा देते हैं, जिससे कि आप ब्रेस्ट कट में हम ऐसे एक सीट पाइल लगा दिए। ठीक है। जिससे कि सॉइल जो सबसाइड होके नीचे जो वर्कर काम कर रहा है उसके ऊपर नहीं गिरे। राइट। तो इसमें डिफ्लेक्शन का नेचर कैसा होगा? डिफ्लेक्शन कैसा होगा? तो जनरली जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्ट जो होता है, इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होता है, डिफ्लेक्शन होता है, वो एक तरह से ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं टॉप से डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता है और फिर वो डिक्रीज होता है। ठीक है। तो इंक्रीजेज फ्रॉम द टॉप एंड देन डिक्रीजेज। सो द ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछा लेकेस्ट्रीन सॉइल आर सॉइल। लेकेस्ट्रीन सॉइल क्या होता है? तो जब भी सपोज ये लेक है, सपोज कीजिए ये एक लेक है,
तो जब भी स्ट्रीम के थ्रू, मतलब बारिश हुआ, रिवर के थ्रू सॉइल जो है इस लेक में आके सपोज जमा हो जाता है नीचे, तो इसको, इस टाइप को हम बोलते हैं लैक्स्ट्रीन सॉइल। दैट मीन्स लैक्स्ट्रीन मतलब जो कि आपको लेक के बेड में डिपॉजिट होता है। उस सॉइल को लाता कौन है? स्ट्रीम लाएगा। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये पूछा आपका एस्केम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट। ये आपका CS10 चैप्टर से है। तो एस्केम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट B फॉर सैचुरेटेड सॉइल। तो इस B का वैल्यू क्या होगा सैचुरेटेड सॉइल के लिए? तो एस्केम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट B जो है वो यूज होता है पोर प्रेशर, जब हम कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगाते हैं सॉइल सैंपल में, तो कितना पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा इन केस ऑफ कन्फाइनिंग स्ट्रेस। डेल्टा यूसी कितना डेवलप, वो होता है B टाइम्स ऑफ जो आप कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं चारों ओर से, सिग्मा। ठीक है, तो पूछा इसका वैल्यू क्या होगा B का। तो B का वैल्यू, जब आपका सॉइल सैचुरेटेड है तो जितना भी हम कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं सॉइल में, उतना ही पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है। इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉइल B इक्वल टू 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज योर करेक्ट। ठीक है, तो जनरली B का वैल्यू जो है आपका 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इनके सब सैचुरेटेड सॉइल B का वैल्यू 1 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, which one of the following parameters can be used to estimate the angle of internal friction 5 in a sandy soil। तो कौन से पैरामीटर का यूज करते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए सैंडी सॉइल में? तो देखिए इसमें से रिलेटेड ये भी है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो डेंसिटी इंडेक्स हम बोल सकते हैं, ID इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स का कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए 5। ओके, तो आंसर जो है इसका C जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 19 है अ कैंटिलीवर्ड सीट पाइल। तो कैंटिलीवर्ड सीट पाइल जो है वो स्टेबल कैसे जाता है? दे ड्राइव द स्टेबिलिटी फ्रॉम। ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी कैसे ड्राइव होता है, वो स्टेबल कैसे जाता है? तो कैंटिलीवर्ड सीट पाइल, पहला तो ये ऑप्शन ए देखिए, द एंकर रॉड। कैंटिलीवर्ड सीट पाइल में एंकर रॉड होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही आपका गया। ठीक है, कैंटिलीवर्ड सीट पाइल होता क्या है देख लीजिए। ये कोई भी सीट पाइल है, इधर सॉइल है, इधर जो है यहां पे सॉइल है, तो ये जो है एक हम कैंटिलीवर्ड सीट पाइल लगा दिया यहां पे। ठीक है, ये आपका कैंटिलीवर्ड सीट पाइल है। अब इस सीट पाइल में यदि हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, इसमें कैसे प्रेशर लगता है, ठीक है, तो जनरली देखिए इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरह से होता है। ठीक है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपको कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो है इधर ऊपर वाला सॉइल, इसको एक्टिव अर्थ प्रेशर लगाता है, और नीचे वाला पैसिव। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करता है। तो इसका जो आंसर होगा लैटरल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल। सॉइल ही जो है इसको बैलेंस करके रखता है। ये इधर से ऐसे लगाएगा तो ये इधर से ऐसे लगाएगा। ठीक है, तो बैलेंस करके रखता है। सो लैटरल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये दिया हुआ, अ सैंड डिपॉजिट हैज अ पोरोसिटी। पोरोसिटी आपको दे दिया कितना है 1/3।
एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ 2.5। ओके, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आपसे पूछा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा टू कॉज द बॉइलिंग इन द स्ट्रेटम। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है G-1/1 + E, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए G-1 × 1 - n, क्योंकि हमको पता है 1 - n = 1/1 + E होता है, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो G का वैल्यू है 2.5 - 1, 1 - n कितना 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1.5 × 2/3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1। ठीक है, सो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होगा 1। यदि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 यदि पहुंच जाता है तो सैंड बॉइलिंग कंडीशन होने लगता है। सैंड बॉइलिंग वही होता है जब हमारा शियर स्ट्रेंथ जो है 0 हो जाता है, जो शियर स्ट्रेंथ है सॉइल का वो 0 हो जाता है। शियर स्ट्रेंथ होता है C + σ tan phi। क्योंकि ये सैंडी सॉइल है, आपको सैंड है, तो C जो है वैसे ही 0 है, तो τ = σ tan phi। अब सिग्मा यदि 0 हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो गया, तो सॉइल में शियर स्ट्रेंथ 0 हो जाएगा, सॉइल कोई भी लोड नहीं ले पाएगा, तो उस केस को बोलते हैं सैंड बॉइलिंग कंडीशन। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस 0 का कंडीशन क्या होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट = G-1/1 + E। तो यहां से आप करिएगा तो 1 आएगा, तो D इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, ये है राफ्ट रेस्टिंग ऑन ए सैंड कैन बी अलाउड डबल ऑफ द अलाउएबल प्रेशर। तो सैंड के ऊपर, सब ये सैंडी सॉइल है, इसके ऊपर जो है राफ्ट फाउंडेशन रेस्ट कर रहा है, तो जो अलाउएबल प्रेशर है, अलाउएबल प्रेशर इस सॉइल का, ठीक है, वो डबल हो जाए। किस केस में? पहले सपोज कीजिए इसमें सेटलमेंट जो है आप इसका x अलाउ करते थे, तो उस केस में अलाउएबल प्रेशर था इसका PA। हम यदि इसका सेटलमेंट जो है हम ज्यादा तक कंसीडर कर ले, सपोज 2x सेटलमेंट कर दे, मतलब अलाउएबल सेटलमेंट हम इंक्रीज कर दें। सपोज पहले हम 60 सेंटीमीटर तक हम ले रहे थे, ठीक है, बट हम उसका दुगुना कर रहे हैं 120। अपने लिए 120 भी सेटल हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है सपोज, तो मतलब हम ज्यादा लोड अलाउ कर सकते हैं, अलाउएबल प्रेशर विल बी डबल इन दैट केस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा परमिसिबल सेटलमेंट इज डबल। ठीक है, सो टू डबल द अलाउएबल प्रेशर, परमिसिबल सेटलमेंट, यदि आप परमिसिबल सेटलमेंट को डबल कर दो तो अलाउएबल प्रेशर डबल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, ये एसपीटी टेस्ट से, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी। द स्प्लिट स्पून सैंपलर इज पेनिट्रेटेड इनटू अ सॉइल स्ट्रेटम by giving the blows from a drop weight whose weight in kg and free fall in centimeter are respectively। समझा देता हूं मैं। जब हम एसपीटी टेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन, तो पहले एक तो बोरहोल करते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम स्प्लिट स्पून सैंपलर जो है इसको हम पेनिट्रेट करवाते हैं। सपोज ये स्प्लिट स्पून सैंपलर है, ये पेनिट्रेट होगा, इसको जो है हैमरिंग करके पेनिट्रेट करते हैं। तो हैमरिंग करने के लिए जो अरेंजमेंट होता है यहां पे, इसका वेट होता है 65 kg। इसको लिफ्ट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो ये हैमरिंग होता है। इसको लिफ्ट किया, ड्रॉप किया, लिफ्ट करके ड्रॉप करोगे तो ये जो डिस्टेंस कितना से ड्रॉप होता है, तो ये होता है 750 मिलीमीटर और यू कैन से 75 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो वेट कितना है, कितना वेट का हैमर करते हैं हम 65 केजी एंड कितना हाइट से 75 सेंटीमीटर से ये ड्रॉप होता है, इस पे यहां पे ड्रॉप होगा तो ये जो है नीचे की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 65 केजी ऑफ वेट एंड फ्री फॉल ऑफ 75 सेंटीमीटर। जो एसपीटी होता है यहां पे एसपीटी नंबर निकालते हैं जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 150 mm पेनिट्रेशन 150 mm पेनिट्रेट करने के लिए कुछ नंबर ब्लोज लगेगा, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जो नेक्स्ट 150 एंड 150 दैट मीन्स 300 mm नेक्स्ट 300 mm पेनिट्रेट करने के लिए जितना नंबर ऑफ ब्लोज चाहिए उसको हम एसपीटी नंबर बोलते हैं। दैट मीन्स लास्ट 300 mm पेनिट्रेट करने के लिए जितना नंबर ऑफ ब्लोज चाहिए दैट ब्लोज इज नोन एज एसपीटी नंबर, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये CS10 चैप्टर से है और ये जो है मोर्स डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। तो पूछा जो मोर्स डायग्राम जब बनाते हैं, ठीक है, अ पॉइंट अबव द मोर्स इन्वेलप इंडिकेट। तो सपोज कीजिए मोर सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस होता है नॉर्मल स्ट्रेस एंड वाई एक्सिस होता है सी स्ट्रेस। ओके, तो ये जो सैंपल है सॉइल सैंपल है, सपोज इस पे कोई भी पॉइंट पे, ये सॉइल सैंपल है, इसमें कोई भी लोकेशन कोई भी पॉइंट ले लीजिए डिफरेंशियल, इस पे जो स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन होगा, स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन होगा सी स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस एंड सी स्ट्रेस, कोई भी पॉइंट पे उन सारे सी स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस के कॉम्बिनेशन को ये मोर सर्कल के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल द स्ट्रेस कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल स्ट्रेस कॉम्बिनेशन है सैंपल में, उसको हम इसके बाउंड्री पे ही वो लाई करता है मोर सर्कल के ऊपर। अब सपोज कीजिए जो मोर सर्कल से बियॉन्ड कोई भी पॉइंट बोल दे, ये पॉइंट, इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज ऑल द स्ट्रेस कंडीशन इन ए सॉइल सैंपल इज रिप्रेजेंटेड ऑन द मोर सर्कल। तो इस पॉइंट का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो मोर इन्वेलप से ऊपर कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है, तो वो एक इमेजिनरी पॉइंट है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, इमेजिनरी पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा इन प्लेट लोड टेस्ट, पीएलटी, प्लेट लोड टेस्ट में प्री लोडिंग जो हम करते हैं, प्री लोडिंग को ही हम दूसरे टर्म में बोलते हैं सीटिंग प्रेशर लगाते हैं, सीटिंग प्रेशर। तो आईएस कोड इस सीटिंग प्रेशर या प्री लोडिंग के लिए कितना प्रेशर को रिकमेंड किया है? तो अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड जो हम सीटिंग प्रेशर लगाते हैं दैट विल बी 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये पूछा अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट का परमिसिबल वैल्यू किसमें? क्ले एंड सैंड। सो परमिसिबल वैल्यू ऑफ सेटलमेंट इन ए क्ले एंड सैंड, तो अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड जो क्ले में परमिसिबल वैल्यू ऑफ सेटलमेंट होता है आपका वो होता है 60 मिलीमीटर एंड जो सैंडी सॉइल है उसमें हो जाता है आपका 30 मिलीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, सी व्हाट इज गिवन द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आपसे पूछा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू जब हम फाउंडेशन का डिजाइन करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम फाउंडेशन का डिजाइन करते हैं तो कितना लेते हैं? तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं दैट इज 2 to 3। कितना यूज करते हैं?
2 to 3. Okay, so A is the correct answer. Next you can see the question number 27. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. A rectangular bar of width B. तो सपोज कीजिए एक बार है रेक्टेंगुलर, बना लिया जाए. समझिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या. तो रेक्टेंगुलर बार है, विथ बी है. ओके, इसका विथ कितना है, बी है. ओके, विथ बी एंड हाइट इज h. व्हाट इज द हाइट? हाइट इज h being used as a cantilever. तो इसको इस साइड से फिक्स कर दिया जाए. द लोडिंग इज इन द प्लेन पैरेलल टू द साइड बी. ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है. द लोडिंग इज इन द प्लेन पैरेलल टू द साइड बी. जो ये साइड है इसके पैरेलल लोडिंग लग रहा है. तो लोडिंग कैसे लग रहा होगा, इस ऐसे लग रहा होगा. ठीक है, लोडिंग कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है. जब लोडिंग ऐसे लग रहा है तो बेंड कैसे होएगा, ये बेंड तो ऐसे होगा ये फिर. ठीक है, बेंड ऐसे होगा लैटरली. समझ पा रहे हो? तो न्यूट्रल एक्सिस इसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस जो है ये न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा. यदि मैं क्रॉस सेक्शन फिर से यहां से बना के दिखाऊं, ये बी है, ये एच है और न्यूट्रल एक्सिस हो रहा है ये. ओके, तो पूछा इसका सेक्शन मॉडुलस क्या होगा. सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है आई बाय वाई मैक्स. आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा. देखिए ये है न्यूट्रल एक्सिस, तो बी एच इंटू बी क्यू, क्योंकि बी पे है ये न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, याद रख सकते हैं एच इंटू बी क्यू बाय 12. ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इस न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है दोनों साइड, बी बाय 2. तो आप पुट कर दीजिए z इक्वल टू एच बी क्यू बाय 12 इंटू बी बाय 2. तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, h इंटू बी स्क्वायर बाय 6. वेरी इजी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, एच बी स्क्वायर बाय 6 इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 28. ये है आपका प्लास्टिक एनालिसिस से क्वेश्चन है. प्लास्टिक हिंज, द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स. कोई भी स्ट्रक्चर कोलैप्स होने से पहले कितने नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज उसमें बनना चाहिए. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स ऑफ ए स्ट्रक्चर विथ डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इज n. तो सपोज कीजिए ये कोई भी लेटर से सिंपल ले लेते, सिंपली सपोर्टेड है. ठीक है, कोलैप्स होने के लिए इसको सपोज यहां पे हिंज बन जाए तो ये कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है, जब सिंपली सपोर्टेड है इसका सपोज कीजिए डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेट कितना होता है, जनरली 0 होता है. ठीक है, कितना होता है, 0 होता है डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी. तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितना हुआ, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड एनपीएच रिक्वायर्ड n प्लस 1. 0 था इसका डिग्री ऑफ स्टार्टिंग इनडिटर्मिनेसी, प्लस 1 कीजिएगा, 0 प्लस 1 1. तो एक नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज चाहिए, वो यदि डेवलप हो गया तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा. उसी तरह से सपोज ये फिक्स्ड है, कोई भी वर्टिकल लोडिंग नहीं लग रहा है, तो इसका n होता है 2. ठीक है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितना होता है 2. तो कितना चाहिए एनपीएच रिक्वायर्ड, 2 प्लस 1 3. तो आपका प्लास्टिक हिंज यहां पे बन जाए, यहां पे बन जाए और यहां पे कोलैप्स हो जाएगा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, n प्लस 1 इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 29 जो है
ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको आंसर याद है तो कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पहले देखा हुआ है, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। द सेफ फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ फैक्टर, प्लास्टिक एनालिसिस में आता है सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर ये होता क्या है? इट इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ द प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय यील्डिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसको यदि हम और सिंप्लीफाई करते हैं, Fy इंटू जेड पी यील्ड स्ट्रेस इंटू प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, यील्ड स्ट्रेस इंटू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाय इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। इन दोनों का रेशियो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस, और यू कैन से द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस और सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस। तो अपने को चाहिए क्या? जेड पी एंड जेड चाहिए। अब इस केस में ये है क्या, क्वेश्चन यदि पढ़िएगा तो ये है सेफ फैक्टर फॉर ए सर्कुलर ट्यूब। चलिए सर्कुलर ट्यूब बनाया जाए, सर्कुलर ट्यूब, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर ट्यूब होगी आपका विद आउटसाइड डायमीटर, इसका आउटसाइड डायमीटर दिखा दिया जाए, ये है आपका आउटसाइड डायमीटर डी नोट, ठीक है। एंड इनसाइड डायमीटर डी आई। इन दोनों में क्या रिलेशन दिया हुआ है? द आउटसाइड डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस द इनर डायमीटर, दैट मीन्स आपको दिया हुआ है डी नोट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी आई, ठीक है। या फिर हम रेडियस के टर्म में यही लिख सकते हैं आर नोट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर आई, कोई इशू नहीं है, ओके। तो पहले अपन निकालते हैं जेड पी, कैलकुलेट करते हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। जेड पी होता क्या? हाफ ऑफ द एरिया y1 प्लस y2। देखते हैं ये है क्या y1 एंड y2। तो ये जो है आपका सर्कुलर ट्यूब, इसको यदि हाफ करके देखिएगा, यहीं पे देख लेते हैं, तो इसके ऊपर हाफ एरिया है, इसके नीचे हाफ एरिया है, ठीक है। तो इसका ऊपर वाले पोर्शन का सीजी कहीं पे होगा, ऊपर वाले पोर्शन का सीजी कहीं पे होगा, वो यहां से डिस्टेंस है y1, उसी तरह से नीचे वाले पोर्शन का सीजी कहीं पे होगा, वो डिस्टेंस है y2, तो वही है a/2 हाफ ऑफ द एरिया y1 प्लस y2। अब इशू ये है अपने को y1 एंड y2 निकालना पड़ेगा। एक चीज तो क्लियर होगा, जो y1 एंड y2 दोनों सेम होगा, बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिकल डायग्राम, इट्स अ सिमेट्रिकल डायग्राम, सो y1 एंड y2 दोनों सेम होगा, ओके। तो ये जो आपको दिख रहा है, इसका सीजी यहां से y1 जो हम बोल रहे हैं, यहां से y1 पे है सीजी, ठीक है। तो y1 का जो वैल्यू आता है 4/3 पाई आर नोट माइनस आर आई, ये आप डिराइव कर सकते हैं, डेरिवेशन से आता है 4/3 पाई आर नोट माइनस आर आई, ओके। सॉरी, ये आता 4/3 पाई आर नोट क्यू माइनस आर आई क्यू डिवाइडेड बाय आर नोट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ये आएगा आपका, ओके। ड्राइव कीजिएगा तो ये आएगा इसका y1, और यही y2 भी सेम है। तो अपने को तो एक चीज पता चल गया, y1 y2। आर नोट इज द आउटर रेडियस, आर आई इज द इनर रेडियस, मतलब आर नोट इज द दिस
and Ri is this. ओके, एरिया कितना है? पाई इंटू आर नोट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज इट्स अ होलो, ये बीच से होलो है तो पूरे का निकाल लिया, आर नोट पाई आर स्क्वायर माइनस फिर पाई आर इंटरनल का माइनस कर दिया, तो जेड पी यहां से अपन निकाल सकते हैं, तो जेड पी इक्वल टू पाई इंटू आर नोट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया a बाई 2, y1 प्लस y2, क्योंकि y1 एंड y2 दोनों सेम है तो इसी का ट्वाइस करने वाले हैं, तो इसको लिख देते 2 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर नोट क्यू माइनस आर आई क्यू डिवाइडेड बाय आर नोट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये आ गया जेड पी, तो इसको यदि सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और तो यहां से देख सकते हैं ये कैंसल आउट हो जाए, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, पाई इधर से पाई से कैंसल आउट हो जाएगा, तो जेडपी का जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा 4/3 आर नोट क्यू माइनस आर आई क्यू। इसको आप याद भी रख सकते हैं, याद रख लीजिएगा ज्यादा बेटर, 4/3 आर नोट क्यू माइनस आर आई क्यू, ये तो हो गया जेड पी। अब आ जाते हैं अपन जेड पे। जेड क्या होता है? आई बाय वाई मैक्स, ठीक है, ये इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि निकालिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, ठीक है, तो सर्कुलर का क्या होता है? पाई आर 4/4, पाई आर 4/4, ठीक है, उसमें से इंटरनल वाले को माइनस कर दीजिए, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और वाई मैक्स का वैल्यू कितना है? मैक्सिमम डिस्टेंस, यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना चाहिएगा आप? वाई मैक्स इक्वल टू आर नोट, ठीक है, इसको यदि जेड पता चल गया आपको, जेड इक्वल टू पाई बाई 4 आर नोट 4 माइनस आर आई 4 डिवाइडेड बाय आर नोट। इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द रेशियो ऑफ दीज टू। तो ये जो है एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। So if you are going to take ratio of ZP by Z, 4/3 R naught Q minus RI Q divided by pi by 4 R naught 4 minus RI 4 divided by R naught, and if you are going to replace this value, क्या R naught equal to 2 times of RI, तो यहां पे रिप्लेस कर दीजिएगा आर नोट को 2 टाइम्स ऑफ आर आई से, तो जो सेफ फैक्टर आता है, सेफ फैक्टर वो आता है 1.58, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये लेंथी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द जो भी पूरा 50 क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी डाउट हो इसमें समझ नहीं आए तो कमेंट में लिखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, अ बीम ऑफ लेंथ L इज पिन्ड एट बोथ द एंड्स। सपोज कीजिए ये बीम है, दोनों साइड जो है पिन किया हुआ है, ठीक है, एंड इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट M एट इट्स सेंटर। एक मोमेंट लग रहा है इस पे, कहां पे? सेंटर में, इधर से L/2, इधर से L/2। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम इज, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे होगा, ठीक है, और उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा ये पूछा आपसे। तो इसमें यदि M मोमेंट ऐसे लग रहा है, सपोज कीजिए ये क्लॉकवाइज लग रहा है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा? रिएक्शन ही, एंटी क्लॉकवाइज लगा के
रिएक्शन जो है कपल जनरेट करना चाहिए, और इस रिएक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, m/l, ठीक है। सो दीज टू रिएक्शंस विल गोइंग टू जनरेट ए कपल, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज ये मोमेंट हमने क्लॉकवाइज एज्यूम किया इसलिए, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट यदि बनाए अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो पता ही होगा आपको बेंडिंग मोमेंट यदि इक्वेशन लिखे कोई भी डिस्टेंस x पे, तो क्या लिखिएगा, बेंडिंग मोमेंट एट एनी डिस्टेंस x इक्वल टू, ये है m/l इंटू एक्स, नेगेटिव में क्योंकि ये हॉगिंग दे रहा है, ओके। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, m/l इंटू एक्स। कैसा दिख रहा है ये नेचर, लीनियर इक्वेशन। नेगेटिव में क्यों, क्योंकि ये जो लोड है कैसा है, बेंडिंग मोमेंट जब भी ड्रॉ करते तो ये साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड से ये वाला फॉलो करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो पॉजिटिव लेंगे, तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्स पे जनरेट करेगा m/l इंटू एक्स, तो नेगेटिव में लिखा। इसका यदि डायग्राम बनाइएगा तो कैसा आएगा, यहां से दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। दिस इज m/2, x का वैल्यू जब l/2 पुट कीजिएगा इसमें कितना आ जाएगा, एट x इक्वल टू l/2 क्या आ जाएगा, माइनस m/l इंटू l/2, सो माइनस ऑफ m/2, ठीक है, m/2, ओके। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना दिख रहा है, m/2, सो d इज द करेक्ट, d इज द करेक्ट आंसर। कोई इशू, कोई भी डॉट हो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम, कैसा बीम है, सिंपली सपोर्टेड, ऑफ लेंथ L, बेंडिंग मोमेंट M इज डिस्क्राइब्ड एज, बेंडिंग मोमेंट M इज डिस्क्राइब्ड एज, ये है बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, ठीक है। Where A is the constant, the shear force will be, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स में कोई रिलेशन पता है आपको, बिल्कुल पता होगा, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वल टू शियर फोर्स। तो आपको यदि बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका स्लोप निकाल लीजिए, मतलब डिफरेंशिएट कीजिए इसको यदि अपन डिफरेंशिएट करेंगे dm/dx, ये हो जाएगा शियर फोर्स। तो dm/dx कीजिए, क्या आएगा, a इंटू x1 माइनस एक्स क्यूब 3x² हो गया डिफरेंशिएट करने के बाद, ये तो कांस्टेंट है, ये हो गया शियर फोर्स का इक्वेशन। अपने से पूछा शियर फोर्स जीरो कहां पे होगा, शियर फोर्स विल जीरो एट, तो इस शियर फोर्स का जो इक्वेशन मिला इसको जीरो के बराबर करिए और x का वैल्यू निकालिएगा, तो कितना आ जाएगा यहां से, L/√3, x इक्वल टू L/√3। अब ऑप्शन में देखते हैं L/√3 किस में है, सपोर्ट्स पे नहीं, ऑप्शन बी में L²/√3 दिया हुआ है, आंसर क्या है, L/√3। एंड एक ऑप्शन है नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन है, तो आंसर इसका नन ऑफ द अबव होगा। यहां पे यदि L/√3 देता तब ये आंसर होता, यहां पे चूंकि L²/√3 दिया हुआ है तो इसको रॉन्ग माना जाएगा। अब ये तो गलत है क्योंकि अपना कहां कितना आया, x का वैल्यू L/√3 आया, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, इफ वी यूज ए लिंक, लिंक का जब यूज कर रहे स्ट्रक्चर में, लिंक सपोर्ट इन ए स्ट्रक्चरल सिस्टम, द हाउ मेनी अननोन्स वुड बी हैव। लिंक्स कहां पे देखे आप लोग, जो ट्रस होता है, ट्रस का हर एक मेंबर जो ज्वाइन होता है, एक तरह से बोल सकते हैं ये लिंक है, दो पिन ज्वाइंट के बीच में एक मेंबर है, ठीक है, ये एक लिंक है, ठीक है। तो जब भी
एक स्ट्रक्चरल मेंबर लिंक से ज्वाइंट होता है तो उसमें बस एक ही फोर्स डेवलप होता है। ट्रस में कौन क्या फोर्स डेवलप होता है? एक्सियल फोर्स ओनली। ठीक है। सो हाउ मेनी अननोन्स? अननोन्स कितना होगा मेंबर में? एक होगा, सिंगल नंबर। ठीक है, दैट इज द एक्सियल फोर्स दैट विल डेवलप। और एक्सियल फोर्स कंप्रेशन हो सकता है या टेंशन। तो अननोन्स क्या है? एक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। इफ ए मेंबर ऑफ ए ट्रस इज इन कंप्रेशन, ठीक है, देन व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट विल अप्लाई टू द जॉइंट? इसको समझते हैं एक बार। लेट अस इमेजिन दिस इज अ ट्रस। ये आपका ट्रस है, ओके, ये ट्रस। ऑल द जॉइंट्स आर पिन जॉइंट। ठीक है, ओके, ऑल द जॉइंट्स आर पिन जॉइंट। नाउ जो बॉटम कॉर्ड मेंबर होता है, बॉटम कॉर्ड में जो भी मेंबर है इसमें कंप्रेशन डेवलप होता है। दीज आर ऑल द कंप्रेशन मेंबर। एंड टॉप कॉर्ड मेंबर जो होता है ये टेंशन डेवलप होता है। बाकी जो इंक्लाइंड मेंबर है इसमें कंप्रेशन भी हो सकता है, टेंशन भी। कंप्रेशन, टेंशन, ओके। नाउ तो यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है जो कंप्रेशन मेंबर है, चलिए ये एक कंप्रेशन मेंबर ले लेते हैं। दिस इज अ कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, तो ये कंप्रेशन मेंबर है। सो इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर है तो इसमें कैसा फोर्स डेवलप होगा? मैं सपोज यहां से लेके यहां तक कट कर लिया, कट करके ये इसको यहां पे दिखा रहा हूं मैं, तो इसमें फोर्स कैसा आएगा? कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स, कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स, लेट अस से पीपी। जो ये सपोर्ट था, सपोर्ट, तो सपोर्ट पे कैसे लगेगा? यहां पे थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। ये मेंबर में है कंप्रेसिव ऐसे, तो जो ये सपोर्ट है यहां पे कैसा आएगा? ऐसा, इसको बैलेंस करने के लिए। दैट मींस एट द सपोर्ट द फोर्स विल बी लाइक दिस टू बैलेंस दैट। ओके, सो वही पूछा है आपसे, देन व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इट विल अप्लाई टू द जॉइंट्स। तो ये जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स यहां पे कैसा फोर्स दिख रहा है आपको? इफ द मेंबर इज इन कंप्रेशन देन एट द जॉइंट्स द फोर्स विल बी इनवर्ड। देख सकते हैं ये फोर्स कैसा है? इनवर्ड लगा है। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इफ यू आर गोइंग टू से assume AB इक्वल टू BC इक्वल टू 1 मीटर। तो ये एक दिया हुआ डायग्राम, क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था आपका, AB इक्वल टू BC, दोनों जो है 1 मीटर का है फॉर द फॉलोइंग बीम्स। ओके, व्हाट विल बी द वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट B? पूछा है B पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन कितना आएगा? वर्टिकल रिएक्शन तब आएगा ना जब इस पे लोडिंग होगा। तो क्वेश्चन में कोई लोडिंग दिखाया ही नहीं, क्वेश्चन में कोई भी लोडिंग नहीं शो किया हुआ है, तो वर्टिकल रिएक्शन कितना होगा? 0। ठीक है, एक्चुअली वो क्वेश्चन में लोडिंग दिखाने वाला था, वो मिसप्रिंट हुआ है। अब मिसप्रिंट हुआ तो 0 होगा, सबको मार्क्स मिलेगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या। इफ वी रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टिंग ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ वर्टिकल सपोर्ट एट ए पिन जॉइंट। वर्टिकल सपोर्ट जो पिन जॉइंट, सपोज कीजिए ये है एक बीम, ये है पिन जॉइंट। ठीक है, तो पिन जॉइंट का वर्टिकल सपोर्ट एट ए पिन जॉइंट, देन अकॉर्डिंग टू म्यूलर-ब्रेसली प्रिंसिपल बाय व्हिच टाइप ऑफ सपोर्ट शुड इट बी रिप्लेस्ड। तो म्यूलर-ब्रेसली प्रिंसिपल बोलता है, सपोज आपको ILD, यदि RA का ILD बनाना है, RA का ILD बनाना है तो क्या करना होता है? इसको यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दीजिए, इसको उठा के यहां पे शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बीम कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। यूनिट डिस्प्लेसमेंट दीजिएगा तो मतलब आपने किया क्या? इस सपोर्ट को कैसे चेंज किया? इस सपोर्ट को हमने
रोलर लगा दिया, पिन करके रोलर लगा दीजिएगा, तभी तो इसको यहां से यहां मूव कर पाइएगा। तो आंसर जो हो जाएगा पिन रोलर। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35। एंड क्वेश्चन नंबर 34 में या तो सबको मार्क्स दे दे या फिर 0 आंसर कंसीडर करें। क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपका, या व्हिच स्ट्रक्चर विल परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम में कौन सा स्ट्रक्चर जो है बेटर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है ना, जो अर्थक्वेक के टाइम में लोड जो आता है उसके हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर बेटर परफॉर्म करेगा। तो जनरली जो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड होने का, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड जो है अच्छे से होता है। जो आपका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है उसमें लोड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब लोड रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसका इंपैक्ट जो है एक जगह पे कम रहता है। तो इसलिए जो इन केस ऑफ अर्थक्वेक हम बोल सकते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होता है वो अच्छा परफॉर्म करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इफ सपोर्ट बी, ये एक फिक्स्ड बीम दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, इसमें बोला है जो बी जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट बी सेटल बाय 1 मिलीमीटर डाउनवर्ड। तो सपोर्ट बी जो है क्या हुआ, डाउनवर्ड सेटल हो गया। कितना, 1 मिलीमीटर, राइट। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एट ए। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एट ए पे रोटेशन का डायरेक्शन पूछा। जब कोई भी बीम ऐसे सेटल होगा ये वाला अपनी जगह पे, तो ये जनरली ऐसे होना चाहेगा, ऐसा होना चाहेगा, मतलब यहां पे थीटा बनाना चाहेगा और यहां पे भी थीटा बनाना चाहेगा। चूंकि ये एक फिक्स्ड सपोर्ट है तो ये थीटा जो है वो बन नहीं पाएगा, यहां पे रोटेशन हो नहीं पाएगा, तो इसको ऐसे मोमेंट डेवलप भी होगा, यहां पे भी ऐसा डेवलप होगा। जो ये दोनों मोमेंट है ये मिला के इसको जो है फिर ऐसे कर देगा। ठीक है, इस मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, ये मोमेंट का होता है वैल्यू 6EI, जितना सेटलमेंट हुआ डेल्टा बाय एल स्क्वायर, ये भी सेम 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा है ए पॉइंट पे, एट पॉइंट ए डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन एट ए पे रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा। अब यहां पे मोमेंट कैसा लग रहा है, मोमेंट लग रहा है आपका कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशन कैसा हो रहा होगा, क्लॉकवाइज। रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा था, उसको अपोज करने के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप हुआ। तो रोटेशन कैसा हो रहा है ए पे, रोटेशन ए पे कैसा होगा, क्लॉकवाइज। सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है आपका करेक्ट है। ओके, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका, यह है द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट राइट एंगल्स टू द मेन रेनफोर्समेंट। जो भी स्लैब होता है, स्लैब में जो है मेन रेनफोर्समेंट भी होता है और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी होता है। तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का पर्पस क्या होता है, रेजिस्ट द टेम्परेचर स्ट्रेस, सही। रेजिस्ट द श्रिंकेज स्ट्रेस, सही। डिस्ट्रीब्यूट द लोड, सही है। सो हियर द ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव इज करेक्ट। एक चीज याद रखना, जब भी ऑप्शन में ऑल द अबव हो तो मैक्सिमम चांसेस होता है ऑल द अबव सही होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस यही होता है ऑल द अबव, मैक्सिमम चांसेस बोला, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। आफ्टर प्री स्ट्रेसिंग, जब आप प्री स्ट्रेसिंग करने के बाद, आफ्टर प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड, अ लॉस ऑफ स्ट्रेस इज ड्यू टू। जो कंक्रीट में जो प्री स्ट्रेसिंग किया, बट उस प्री स्ट्रेसिंग में जितना आपने स्ट्रेस लगाया उसमें कुछ लॉसेस हो जाते। क्या, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। जब लोड लगाते कंक्रीट में तो कंक्रीट का थोड़ा सा लेंथ कम हो जाएगा, तो उसके कारण भी लॉसेस हो जाता है।
सही है। क्रीप ऑफ कंक्रीट के कारण भी होता है, श्रिंकेज कंक्रीट में होने से भी लॉस होता है प्री स्ट्रेसिंग में। सो हियर ऑल्सो ऑल द अबव इज करेक्ट। देख सकते हैं यहीं पे जब भी ऑल द अबव रहे ऑप्शन में तो मैक्सिमम चांसेस है वही सही होगा, ऑल द अबव। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, क्वेश्चन नंबर 40, द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट ऑफ ए कॉलम। जो सपोज कीजिए ये कॉलम है एंड ये कॉलम है, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट के चारों ओर क्या देते हैं हम, ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट स्टीरअप्स के फॉर्म में। तो ये जो ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट है, ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट, ओके, उसके लिए कौन सा कंसीडरेशन सही है इनमें से? द स्पेसिंग, द स्पेसिंग मतलब यहां पे जो स्टेप दे दे इसके बीच का जो स्पेसिंग होगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया आईएस कोड ने दिया है। तो जो स्पेसिंग होगा, ऑप्शन ए देखिए, 6 टाइम्स द डाया ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। ये बोला 6 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। ठीक है, यदि ये चारों बार लॉन्गिट्यूडनल बार डिफरेंट डिफरेंट डाया का है तो दोनों में से जो मिनिमम हो। ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। तो आईएस कोड ये रिकमेंड करता है, ये सही है। नेक्स्ट इज 48 टाइम्स द डाया ऑफ द ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट। 48 टाइम्स ऑफ ये जो है ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट, इसका खुद का डाया। ठीक है, एंड थर्ड इज द लीस्ट लैटरल डायमेंशन। तो जो लीस्ट लैटरल डायमेंशन है कॉलम का, B इंटू एल, एल और बी में से दोनों में से जो मिनिमम है दैट डायमेंशन। अब इन तीनों में से जो मिनिमम होता है उतना हम स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑल द अबव। जैसे ही ऑल द अबव दिखे मार दो, मैक्सिमम चांसेस है सही होगा। सो हियर ऑल्सो इट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते 41 नंबर क्वेश्चन। लैप्ड स्प्लाइसेस। लैप्ड स्प्लाइसेस क्या होता है? सपोज आपको इतना लेंथ का रेनफोर्समेंट चाहिए, अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है इतना लेंथ, तो क्या कीजिएगा आप, एक ये वाला ले लिया और एक और इसके साथ ऐसे लैप करके ज्वाइन कर दिया। इसको बोलते हैं लैपिंग। ये जो दिख रहा है ये है लैपिंग। तो आईएस कोड जो है ना, लैपिंग जो है 36 mm से कम डाया तक के लिए अलाउ करता है। यदि आपका डाया 36 से ज्यादा हो गया तो 36 से ज्यादा हो गया डाया तो लैपिंग करके आप रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। तब आपको पूरा एक कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कीजिए या वेल्ड कीजिए। ठीक है, तो लैपिंग नहीं कर सकते हैं आप यहां पे इफ द डाया इज ग्रेटर देन 36 मिलीमीटर। तो 36 मिलीमीटर डाया से यदि ज्यादा हो गया तो आप लैपिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट ये पुराने वाले कोड के हिसाब से है। पुराने वाले कोड में 36 mm डाया, नए वाले कोड में है कितना, 32 mm। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में 32 कहीं पे था नहीं तो 36 द करेक्ट पुराने वाले कोड के हिसाब से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 यदि देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 42 ये आरसीसी का क्वेश्चन है आपका। इफ द ग्रेड ऑफ ए स्टील एंड कंक्रीट, स्टील का ग्रेड है Fe415 एंड कंक्रीट है M20। ठीक है, इन ए बीम रेनफोर्स्ड इन ए टेंशन साइड, तो ये बीम का क्रॉस सेक्शन बना देते हैं अपन। ठीक है, इसके टेंशन साइड में क्या है, टेंशन साइड 4 नंबर ऑफ बार जिसका डाया कितना है 20 mm। ठीक है, 4 नंबर ऑफ बार्स 20 mm डाया। ओके, width है 30 सेंटीमीटर, that means 300 millimeter, and effective depth is 55. Effective depth is how much? 550. 55 centimeter means 550 millimeter. Okay. Then the depth of the neutral axis पूछा आपसे, जो depth of neutral axis बताइए। ये neutral axis है,
तो कैसे निकालते हैं अपन एलएसएम में? C इक्वल टू T 0.36 FCK B इंटू XU इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। यहां से आप XU का वैल्यू निकाल लीजिए 0.87, FY का वैल्यू कितना है 415, AST निकाल लीजिए पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, ओके, डिवाइडेड बाय 0.36 FCK, 0.36 FCK कितना है 20, कितना 300। तो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस यू विल गेट 209.9 मिलीमीटर। सो ए इज द करेक्ट, ठीक है, ए जो है यहां पे करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लिया जाए। द डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन कब यूज करते हैं? जब हम सिंगली रेनफोर्समेंट में हमारा ओवर रेनफोर्स हो जाए, सिंगली रेनफोर्समेंट में लोड इतना आए जिससे कि उसमें रेनफोर्समेंट देने के बाद वो ओवर रेनफोर्स्ड हो जाए, या फिर सिंगली रेनफोर्स बीम का जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा देना पड़े, तो उस केस में हम डबली रेनफोर्समेंट की ओर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन दिया हुआ है हैविंग D इक्वल टू 600। देखिए डबली रेनफोर्समेंट कैसे दिखेगा, ठीक है, इसका जो D है वो 600 मिलीमीटर है और नीचे में कितना 625, 6 नंबर ऑफ बार्स, 25 mm डाया एट द बॉटम, 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ बार्स एट द रेट 25 मिलीमीटर, ठीक है, एंड 4 नंबर एट द टॉप 1 2 3 4 एट द रेट 20 मिलीमीटर, राइट। B इक्वल टू 350, जो विथ है बीम का 350 मिलीमीटर। D डैश क्या होता है? D डैश ये होता है जो टॉप रेनफोर्समेंट है उसका कवर कितना दिया गया है, ये है आपका 60 मिलीमीटर। एंड D क्या है? D है आपका टॉप से लेके बॉटम रेनफोर्समेंट का, ये कितना दिया हुआ है आपको 600, ओके 600, फाइन। तो यहां पे पूछा आपका सेक्शन कैसा है, ओवर रेनफोर्समेंट है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है या बैलेंस्ड है या अंडर है, कैसा सेक्शन है? तो हम जनरली टेस्ट कैसे करते हैं सेक्शन कैसा है? हम देखते हैं XU एंड XU लिमिट। इफ XU इज लेस देन XU लिमिट तो हम बोल देते हैं अंडर रेनफोर्स्ड। इफ XU इक्वल टू XU लिमिट, लिमिटिंग सेक्शन का जो डेप्थ है तो इसको हम बोल देते हैं बैलेंस सेक्शन है। इफ XU is greater than XU limit, so then we will say that it is over-reinforced, ठीक है। नाउ तो यहां पे अपने को जरूरत क्या, अपने को XU एंड XU लिमिट निकालना बस। तो XU लिमिट जो है, XU लिमिट Fe415 के लिए, Fe415 ग्रेड के लिए कितना हो जाता है 0.48 इंटू D। तो 0.48 इंटू D कितना दिया हुआ है आपको 600, तो ये आ जाता है 228 के आसपास। ये कितना आ जाता है आपका 288 मिलीमीटर, ठीक है। XU लिमिटिंग डेप्थ अपने को पता चल गया। अब डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस XU निकालिए। तो XU निकालने के लिए जो डबली रेनफोर्समेंट में क्या कीजिएगा 0.36 FCK B इंटू XU, ये हो गया कंक्रीट में कितना कंप्रेशन, प्लस स्टील भी है कंप्रेशन साइड में यहां पे, तो स्टील भी लेना पड़ेगा। क्या लीजिएगा ASC, स्टील इन द कंप्रेशन साइड,
इंटू FSC, उसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा स्टील में, माइनस FCC इक्वल टू 0.87 FyAST। ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ यहां पे से आप XU का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब XU का वैल्यू निकालने के लिए अपने को FSC एंड FCC चाहिए, जिसके लिए कोई टेबल नहीं दिया हुआ है। FSC एंड FCC के लिए कोई डाटा दिया हुआ नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो एग्जाम में निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एग्जाम में बस ऐसे ही वैसे ही इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं FSC का? तो D डैश बाय D कैलकुलेट कीजिए, D डैश बाय D, तो ये है 60/600, तो ये आता है 0.1। तो करस्पॉन्डिंग टू 0.1 FSC का वैल्यू होता है 353। कितना होता है आपका? 353। एंड FCC होता है 0.45 इंटू FCK, 0.45 इंटू 20, तो आ गया 9। तो आप पुट कीजिए सारा, सो 0.36 इंटू FCK 20 इंटू 350 इंटू XU प्लस ASC। इसका यदि टोटल एरिया निकालिएगा ASC का, तो वो आएगा, ASC टोटल कितना है? 4 इंटू 20। सो ASC निकाल लीजिएगा, π/4 इंटू 4 इंटू 20 होल स्क्वायर, तो ये आएगा ASC आपका आ जाएगा 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। तो लिख दीजिए 1256। FSC 3 कितना आया था? 353 माइनस 9 इक्वल टू 0.87 415 इंटू AST के लिए ये π/4 इंटू 6 इंटू 25 होल स्क्वायर। सो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, देन XU जो यहां से निकल के आता है वो आता है 250। 250। तो XU का वैल्यू जो है आपका, XU लिमिट से क्या है? जो XU है और जो आपका XU लिमिट आया है, so XU is lesser than XU limit. So if XU is lesser than XU limit, your section is under-enforced. So C is the correct. इसको ये एग्जाम में तो बिना कैलकुलेटर का पॉसिबल नहीं है, तो कैसे अटेंड करते एग्जाम में? एग्जाम में आंसर सही होने का ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि डबली एनफोर्समेंट हम जब भी प्रोवाइड करते तो ओवर एनफोर्स क्यों करेंगे हम? ऑब्वियसली अंडर एनफोर्समेंट के लिए ही तो हम डबली में गए हैं, ठीक है। तो अंडर एनफोर्समेंट ही मोस्टली डबली में होता है, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप मार सकते थे, आंसर सी जो है करेक्ट होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 44, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड फ्लेंज। सिंपली सपोर्टेड फ्लेंज का इफेक्टिव विड्थ पूछ रहा है, जिसका डीएफ दिया हुआ। तो ये एक टी बीम का क्वेश्चन है, इसका टी बीम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको इफेक्टिव विड्थ पूछ रहा है, तो जिसका डीएफ दिया हुआ है, एल नोट दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द वेव दिया हुआ है, एंड डी दिया हुआ 500 मिलीमीटर। Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो इफेक्टिव विड्थ का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे? बी इफेक्टिव इक्वल टू एल नोट बाई 6 प्लस BW प्लस 6 टाइम्स ऑफ DF। एल नोट आपको दिया हुआ 12,000 बाई 6 प्लस BW 350 प्लस 6 टाइम्स ऑफ DF। DF आपको दिया हुआ है हाउ मच? 100। सो दिस इज 2000 प्लस 350 प्लस 600, that is equal to 2950 millimeter. So answer C is the correct answer. ठीक है। नेक्स्ट, a 3-hinged arch is a statically। जो 3-hinge arch होता है, 3 हिंज पॉइंट है, 1 2 3,
अननोन कितना है? अननोन यहाँ पे 1 2 3 4, 4 अननोन है। अननोन्स इक्वल टू 4, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है अपने पास? 3, ठीक है। कौन कौन सा? समेशन ऑफ एफ एक्स 0, एफ वाई 0, मोमेंट इक्वल टू 0, और एक रिलीज इक्वेशन है, बिकॉज हियर इट इज हिंज, एट हिंज रिलीज इक्वेशन कितना है? 1। तो ds कितना हो जाएगा इसका? 4 minus 3 minus 1 equal to 0. So a 3 hinge arch is a statically determinate. C is the correct. क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? C. नाउ क्वेश्चन नंबर 46, ये वेल्डिंग से क्वेश्चन है। अब फिलेट वेल्ड, जो फिलेट वेल्ड है किस टाइप का होता है? द फिलेट वेल्ड मे बी टर्म्ड एज, तो देखिए यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं। सपोज ये 2 मेंबर है, इनको ज्वाइन करने के लिए हमने फिलेट वेल्ड से इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो या तो फिलेट वेल्ड का जो वेल्ड जो कर रहे हैं वो ऐसा हो, ये पूरा ये शेप देखिएगा, ये शेप, ये है कॉनकेव, कॉनकेव टाइप का फिलेट वेल्ड। या फिर अदर चांसेस है आप फिलेट वेल्ड ऐसा करें, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। और जो जनरली करते हैं EI मीटर, ओके। सो हियर ऑल द 3 इज करेक्ट। तो जब भी मैंने आपको बता ही दिया था, जब भी ऑल द एबव हो, ऑल द एबव मार्क करके आना है, चांसेस हाई है सही होने का, ठीक है। चलिए और 4 क्वेश्चन बचा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन शुड प्रीफरेबली बी यूज्ड एट अ प्लेस वेयर टॉर्सन अकर। जब भी टॉर्सन आता है तो कौन सा सेक्शन जो है हम मोस्ट प्रीफरेबली यूज करते हैं? तो टॉर्सन को जब रजिस्ट करना है तो हमें कोई ऐसा सेक्शन चूज करेंगे जिसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या पोलर सेक्शन मॉडुलस ज्यादा हो, पोलर सेक्शन मॉडुलस जिसका ज्यादा हो, पोलर सेक्शन मॉडुलस हाई हो, ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मास कितना डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसमें से जनरली जो है कौन सा सेक्शन यूज करते हैं? बॉक्स टाइप। बॉक्स टाइप सेक्शन कैसे दिखेगा? ये है बॉक्स टाइप सेक्शन। यहां पे जो है ये वाला बस सॉलिड है, ठीक है। तो सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पे यदि आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो उसका इफेक्ट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा देता है। तो बॉक्स टाइप सेक्शन इसलिए हम यूज करते हैं जिससे उसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा हो जाए और टॉर्सन को इजिली रजिस्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए फिलेट वेल्ड। जो फिलेट वेल्ड का इफेक्टिव लेंथ होता है, ठीक है, जो IS 800 बोलता है, जो ये इफेक्टिव लेंथ है, दैट शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ द वेल्ड। 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ द वेल्ड से कम नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन जो है डी करेक्ट। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जनरली द पर्लिन्स आर प्लेस्ड। पर्लिन क्या होता है? पर्लिन जो है रूफ ट्रस में प्रोवाइड किया जाता है। सपोज कीजिए ये रूफ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं राफ्टर। ये या ये हो गया राफ्टर। और ये है पर्लिन, इसके ऊपर जो रखा जाता है, ये है पर्लिन, ठीक है। तो पर्लिन जो है हमेशा राफ्टर के पैनल पॉइंट पे रखा जाता है। पैनल पॉइंट पे क्यों रखा जाता है? मतलब जहां पे ये जॉइंट है वहां पे इसको रखा जाता है पर्लिन को।
तो उससे होगा क्या, इसमें जो है राफ्टर में कोई भी बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं हो, जैसे इसका लोड डायरेक्टली इस ज्वाइंट के थ्रू ट्रांसफर हो जाए। सो बेंडिंग मोमेंट जो है राफ्टर में डेवलप नहीं हो, सो एज टू अवॉइड बेंडिंग मोमेंट इन अ राफ्टर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है IS 800 2007 लिमिट्स द वैल्यूज ऑफ विड्थ टू थिकनेस रेशियो। IS 800 2007 यदि आप देखिएगा, स्टील का कोड बुक है, B/TW का वैल्यू जो है रिस्ट्रिक्ट किया डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए। ठीक है, ये मिल जाएगा टेबल नंबर 2 में IS 800 2007। तो B/TW का वैल्यू जो है सेक्शन के लिए रिस्ट्रिक्ट किया है, क्यों? जिससे कि उस सेक्शन में लोकल बकलिंग नहीं हो। ठीक है, तो सेक्शन में लोकल बकलिंग से फेल्योर नहीं हो जाए, इसलिए B/TW का वैल्यू जो है उससे उसको एक क्राइटेरिया सेट किया, जो इफ द B/TW वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट देन देयर शुड नॉट बी लोकल बकलिंग, तो लोकल बकलिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ओवरऑल पेपर के बारे में यदि देखा जाए तो कैसा था पेपर, तो पेपर एक तरह से मॉडरेट बोला जा सकता है इसको, पेपर नंबर 5 को। कुछ क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन था, ठीक है, जिसको बिना कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो पेपर अच्छा है, ठीक है, इतना भी इजी नहीं है और डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट में रख सकते हैं इस पेपर को। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।